ठंड में गरीब बेटी के लिए आया शाही महल से रिश्ता। माँ तुम आराम करो, मैं फुलवारी में जा रही हूँ, फूल चुनकर लानी, मालाएं भी बनानी है। जा रही है बिटिया, मगर बाहर तो कितना घना कोहरा छाया हुआ है। और बेटी तुझे तो पता है वो शाही महल राजा साहब का है और वो फूलों की बागवानी भी उन्हीं की है। भगवान न करे किसी भी दिन उन्हें भनक लग गई कि तू वहां से फूल तोड़ कर लाती है तो कहीं वो हमें कोई सजा ना सुना दे। माँ तुम चिंता मत करो, मैं सतर्कता से फूल तोड़ूंगी। अभी घना कोहरा है, इतनी ठंड में कोई बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा बोलकर कंचन अपनी फूलों वाली डलियां लेके फुलवारी में आ जाती है। कंचन एक गरीब परिवार से थी जिसका इस दुनिया में उसकी बीमार माँ के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं था, इसलिए वो मंदिर के बाहर फूल माला बनाकर बेचती थी। अरे वाह, आज तो रात रानी के कितने ताजे ताजे फूल बिखरे हुए हैं, इनसे तो बहुत माला बन जाएंगी। चलो भगवान की दया से आज थोड़ी विशेष कमाई हो जाएगी। कंचन फूल तोड़ने लगती है, तभी एक गरीब तबके का लड़का आ जाता है। सहमे से अंदाज में कंचन ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जी मेरे पिताजी ये बागवानी के माली हैं, आज वो आ नहीं सके इसलिए मैं देखभाल कर रहा हूँ। हे भगवान, कहीं ये राज दरबार में मेरी शिकायत न कर दे, क्या करूँ अब? आप चिंता मत कीजिए, मैं राजा साहब को कुछ नहीं कहूँगा, आप बेझिझक फूल तोड़ लो। तुम्हें कैसे पता कि मेरे मन में ये बात चल रही थी? मैं माली का बेटा हूँ, आपका फूलों से मुरझाता चेहरा पढ़ लिया था। कंचन बात काटकर वहां से फूल लेके अपनी मढ़ई में आकर मालाएं पिरोने लगती है। तभी उसकी सखी सहेलियां स्नेहा पूजा आती हैं। अरे क्या बात है पूजा, स्नेहा, इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? गांव में किसी का ब्याह है क्या? अरे कंचन, आज राज दरबार में दावत है ना, तो शाही महल की रानी साहिबा ने पूरे गांव को आमंत्रित किया है, तो हम वहीं दावत खाने जा रहे हैं। ए कंचन, तू भी हमारे साथ चलना। पता है राजा साहब का बेटा बड़ा नौजवान है, कद काठी किसी शूरवीर जैसा है और मुखड़ा तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। हाय जाने वो शहजादा किसकी किस्मत में होगा। तो कितनी सुंदर है, क्या पता तुझे पसंद कर ले। नेहा के इस बात पर पूजा जलते हुए बोलती है, ओए स्नेहा, इतने दूर के ख्वाब मत सजा। वो राजा का बेटा है, शाही महल का उत्तराधिकारी। इस पगली का और उनका क्या मेल है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा पूजा, कुंदन के सामने मिट्टी का कोई मोल नहीं होता। और वैसे भी घर पर मेरी एक बीमार माँ है, मुझे उनके दवाई के लिए पैसा चाहिए। तुम लोग जाओ भोज खाने। दोनों वहां से चली जाती है। कंचन मंदिर के बाहर कड़ाके की ठंड में माला बेचती है। मालाएं ले लो, मालाएं ले लो, मालाएं खुशबूदार ताजे ताजे फूलों की मालाएं ले लो। काकी जी, चाचा जी, हे भगवान, आज तो कितनी भयंकर सर्दी है, इतनी ठंड में बैठे बैठे हाथ पैर जम रहे हैं। कमलावती काकी, फूल खरीद लो, सुबह से बोनी नहीं हुई है। तुझसे फूल खरीदूंगी? मेरे इतने बुरे दिन आए, तेरी उम्र की सब लड़कियों का ब्याह हो गया और तू अभी भी इस गांव में गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे कमला बहन, इसमें इसका भी क्या दोष? इसकी माँ अपने सुख के लिए इसे छाती पर बिठाए हुए है, जाने कौन हाथ थामेगा इस गरीब लड़की का। मुझे तो लगता है कि इसका कन्यादान भी गांव गांव वालों से चंदा मांग कर करेगी। गांव वालों की ताने भरी बात तीर की तरह उस गरीब बेटी के सीने में चुभ रही थी। वो सिर झुकाए रोने लगती है। कंचन बेटी, क्या बात है, आज बड़ी दुखी दुखी लग रही है। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो तेरी आंखों में आंसू क्यों है? मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची, तेरे बिना बोले भी मन पड़ सकती हूँ। अरे माँ, ये आंसू तो चूल्हे के धुएं से आ गए हैं। चलो, मैंने गरम गरम दाल खिचड़ी बनाई है, खा लो, फिर दवाई खाना है। एक तरफ घनघोर गरीबी में दोनों माँ बेटी पतली दाल खिचड़ी खाती हैं, तो वहीं सारा गांव शाही महल में दावत खा रहा था। दावत हो तो ऐसी 56 तरह के पकवान और ये चांदी सोने की परत लगी मिठाइयाँ, जो इस शाही महलों की बहू बनकर आएगी उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। सच कहा पूजा, जो भी लड़की इस महल की रानी बनेगी वो तो राज करेगी, मगर राजा का बेटा दिखा नहीं कहीं, जाने कहाँ छिपा बैठा है। जी आप फिर से यहाँ? आज तो शाही महल में सारे गांव वाले को भोज खिलाया जा रहा है, आप नहीं गई? जी नहीं, क्योंकि मेरी माँ बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती, मुझे उनका ख्याल रखना होता है। और वैसे भी एक दिन की दावत से 100 दिन की सूखी रोटी अच्छी होती है, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है, ये ना पाने वाली चीज की इच्छाई करने लगता है। अच्छा, मैं चलती हूँ।
कंचन की बात उस लड़के के जहन में बस जाती है। इसी तरह से सिलसिला जारी था। तभी एक दिन जब कंचन माला बेचने मंदिर आती है तो सजावट होता देखकर पूछती है, पुजारी जी, आज मंदिर में इतनी साज सजावट क्यों हो रही है? कुछ खास है क्या? अरे कंचन बिटिया, आज शाही महल के इकलौते राजकुमार का जन्मदिन है। रानी साहिबा ने बहुत बड़ा इंतजाम रखवाया है, बस सीढ़ियां धोना है। धो देगी? जी क्यों नहीं पुजारी जी। कंचन अपनी मधुर आवाज में भजन गाती हुई सीढ़ियां धोती है। मैं बावरिया सुध बुध खोई, मुझको लागी तेरी लगन, मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा। तभी रथ पर सवार रानी वसुंधरा सिर से पैर तक सोने से भरी मंदिर में आकर पूजा करती है, जिसमें कंचन भजन गाती है। अंत में वसुंधरा पूछती है, पंडित जी, ये लड़की कौन है? कितनी साद की परस्त और सुरीला गाती है, बड़ी मधुर आवाज है, मेरे तो दिल में उतर गई। बड़ी नेक बच्ची है रानी साहिबा। यही मंदिर के बाहर रोजाना ठंड में फूल बेचकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करती है। पिता भी नहीं है दुनिया में, बस ईश्वर से विनती करता हूँ उसे अच्छा वर दे। वसुंधरा पंडित जी से कंचन के घर का पता पूछकर थोड़े ही दिन में ढेरों फल मिठाई, सोने के चढ़ावे और ढेरों सौगातों के साथ उसके चौखट पर आती है, जहां मिट्टी के उस झोपड़े के जर्रे जर्रे से ठंडी हवा अंदर घुस रही थी। बड़े ही कष्टों से वो गरीब बेटी चूल्हा सुलगा रही थी। इस ठंडी हवा के चलते चूल्हा भी नहीं सुलगा पा रही हूँ, क्या करूँ? रानी साहिबा, आप यहाँ मुझ गरीब की कुटिया में? जी हाँ, दरअसल मैं अपनी बेटी कुंवर वीर प्रताप के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। यह सुनकर गरीब माँ फूले नहीं समाती, उसकी आंखों में खुशियों के आंसू छलक जाते हैं। क्या सचमुच रानी जी, आप मेरे गरीब बेटी के लिए रिश्ता लेके आई हैं? कंचन, तेरे तो भाग्य खुल गए मेरी बच्ची। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती, क्योंकि मेरे सिवा इस दुनिया में मेरी बीमार माँ का कोई और नहीं जो मेरे बाद उनकी सेवा करे। मेरे साथ मेरी माँ भी शाही महल आएंगी। मुझे मंजूर है बेटी, बस तुम ही मेरे बेटे की दुल्हन बनोगी। लेकिन कंचन का मन अभी माली के बेटे को लेके कश्मकश में था। पूरा गांव कंचन को मेहंदी हल्दी लगाने आता है। कंचन की शादी पर पूरा गांव दुल्हन के जैसे सजाया जाता है। जग धूमधाम से उसकी शादी राजा से होती है, जो कि कोई और नहीं माली के रूप में मिलने वाला व्यक्ति ही था। जैसे कुछ लोग कंचन के किए खुश थे तो कुछ जल रहे थे। इस गरीब के बेटे के तो सोए भाग्य ही जाग गए, शाही महलों की दुल्हन बन रही है, अब तो सोना चांदी में तोल कर रहेगी। अरे ये तो खुशी की बात है न कमला बहन, बिना बाप के गरीब बेटी को शाही महल का ससुराल मिला है। बेचारी ने सारा जीवन तो संघर्ष किया, अब थोड़ा सुख मिल रहा है उसको। माँ, मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरी शादी होगी या मैं एक जोड़ा भी खरीद सकूंगी, मगर ईश्वर की दया से आज मैं सोने का जड़ा हुआ जोड़ा पहनने हुए हूँ। हाँ मेरी बच्ची, ईश्वर तुझे सारे सुख दे। कुछ ही देर में कहार चांदी की डोली लेके आते हैं और कंचन विदा होकर शाही महल आती है, जो कि किसी संगमरमर की तरह चमक रहा था। नौकर चाकर फूल बिछा रहे थे। वसुंधरा जी, बहू रानी आ गई हैं, स्वागत कीजिए। जी जी, आ जाओ दुल्हन, आज से तो मैं शाही महलों की रानी हूँ, अंदर आ जाओ। कंचन महल के हर हिस्से को देखती है, जहां शयन कक्ष, शाही मेज और सोने की अनमोल वस्तुएं जैसे महंगे झूमर, सोफे, कालीन महल की शोभा बढ़ा रहे थे। बावर्ची खाने में कई नौकर चाकर खाना पकाते थे। मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि मैं शाही महलों की दुल्हन बनूंगी। किसी ने ठीक कहा है, ईश्वर जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। जाओ बहू रानी, अब तुम जाकर आराम कर लो, वीर बहू को ले जाओ। जी पिताजी, चलिए कंचन। कंचन अपने कमरे में आती है, जहां मखमल के बिस्तर, सोने का पलंग था और कमरा बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर उसे अपनी टूटी फूटी मढ़ई याद आती है। यह है हम दोनों का शाही कमरा, जहां अब हमें सारी जिंदगी साथ गुजारना है। तो बताइए छोटी रानी साहिबा, कैसा लगा कमरा? बहुत अच्छा है। पता है वीर जी, मुझे लगता है मिट्टी कभी सोना नहीं बन सकता,
लेकिन ईश्वर ने मिट्टी में रहने वाली मुझ जैसी गरीब लड़की को सोने का शाही ससुराल देकर सारे अरमान पूरे कर दिए। भगवान हर लड़की को ऐसा संजोग दे, उन्हें भी सपनों का शहजादा मिले। अंत में कंचन अपनी सुनहरी किस्मत के साथ शाही महल में रानियों की जिंदगी बिताने लगती है, जहां नौकर चाकर उसकी जरूरत के लिए हर पल पेश रहते थे। विमला अपनी दोनों बेटियों को शादी करके विदा कर रही है, जिसमें से काली बेटी नॉर्मल से टूटे फूटे कार में विदा हो रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी गोरी बेटी सोने की कार की ओर बढ़ रही होती है। अरे देखो तो जरा, इसकी काली बेटी तो एक टूटे फूटे कार में विदा हो रही है, मानो ऐसा लगता है बेचारी इस शादी से खुश भी नहीं हो जैसी। हाँ तुम ठीक कहती हो, देखो तो कैसे अपनी गोरी बेटी को सोने से बनी सुंदर सी कार में विदा कर रही है। मैं तो इस कार को देख के ही दंग रह गई हूँ। आपकी तरह हम लोग भी हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ विमला के साथ, जो विमला अपनी गोरी बेटी को तो सोने से बने एक सुंदर सी कार में विदा कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी काली बेटी को टूटे फूटे से नॉर्मल कार में विदा कर रही है। आखिर ये दोनों बेटियां तो विमला की ही हैं। आइए जानते हैं आगे की कहानी में। ये कैसी चाय बना के लाई है मेरे लिए? जरा इसका रंग तो देख कितना काला है, बिल्कुल अपने रंग की तरह काली। दूध खत्म हो गया है क्या घर में? अरे लाओ मम्मी, मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बना के लाती हूँ। हाँ मेरी गोरी बेटी, ले इस चाय को फेंक दे और अपनी ही तरह मेरे लिए सुंदर सी चाय बना के लाना, बिल्कुल अपनी तरह दूध सी गोरी। मालती ये सब देख के निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक दिन विमला मालती के साथ बाजार जाती है, जहां वो एक दुकान में अपनी गोरी बेटी मधु के लिए कपड़े ले रही होती है। तभी दुकानदार एक बहुत ही खूबसूरत सा सूट निकाल के मालती के ऊपर लगाकर विमला से कहता है, ये देखो विमला जी, आपकी बेटी के ऊपर यह सूट का कपड़ा कितना खिल रहा है, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ बहुत सुंदर लग रही है ये काली इन कपड़ों में, लेकिन मुझे कपड़े अपनी गोरी बेटी के लिए चाहिए, जो कि देखने में बिल्कुल सोने जैसी सुंदर है। दुकान वाला विमला के पसंद के कपड़े उसको दे देता है। विमला घर जा रही होती है, तभी कुछ लड़के वहां से गुजर रहे होते हैं, जो मालती को देख के कहते हैं, अरे बाप रे कितनी काली है, इसके आगे तो काली माता भी फेल है, अंधेरे में तो ये दिखेगी भी नहीं। विमला को ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर मालती को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। इसके साथ तो कभी बाहर नहीं जाना चाहिए था मुझे, पूरे दुकान से लेके मोहल्ले के लड़कों तक में इसने मेरी नाक कटवा रखी है। देखना इसकी शादी तो मैं झोपड़ी में रहने वाले लड़के से करूंगी। माँ मेरा रंग ऐसा है, इसमें मेरी क्या गलती है? हूँ तो मैं भी आपकी ही बेटी ना। नहीं नहीं, तो मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, मेरी एक ही बेटी है मधु। देखना मैं अपनी गोरी बेटी की शादी सोने के महल में रहने वाले लड़के से करूंगी। क्या सच में माँ, मेरी शादी आप सोने के महल में करोगी? हाँ बेटी, मैं तेरी शादी सोने के महल में करूंगी, जहाँ पर सब कुछ सोने का होगा। सोने के बर्तन, किचन, बाथरूम, बेडरूम, सब कुछ सोने का होगा। राज करेगी राज। मालती सब चुपचाप सुन रही होती है। ऐसे ही समय बीतता है और विमला के घर उसकी गोरी बेटी को देखने लड़के वाले आते हैं। मधु की सुंदर शक्ल देख के लड़के वालों को मधु पसंद आ जाती है। देखा बेटी, तेरे लिए ढूंढ दिया ना मैंने सोने के महल वाला ससुराल। राज करेगी तू राज, सोने के बर्तन में ही खाना सोने से भर दिया मैंने तो अपनी बेटी को। अब बस इस काली मालती के लिए भी कोई लड़का मिल जाए। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। अब तो जल्द से जल्द मेरी शादी करके उस महल में जाना है मुझे। हाय मेरे बड़े बड़े सपने। कुछ दिन बीतते ही हैं कि विमला अपनी बेटी मालती के लिए एक झोपड़ी में रहने वाले लड़के का रिश्ता उसके लिए खोज लेती है और अपनी बेटियों की शादी करके उन्हें विदा कर रही होती है, जहां उसकी गोरी बेटी दुल्हन के लिबास में एक सुंदर बड़ी सी सोने की कार में बैठ रही होती है, वहीं काली बेटी मालती एक छोटी सी टूटे फूटे कार में बैठ रही होती है। जा बेटी, राज करना वहाँ अपने सोने के महल में खुशी से रहना। विमला बहुत प्यार से उसको सोने की कार में बिठा देती है। वहीं मालती के पास जाकर उसको कहती है, जा जा अब जल्दी से बैठ जा इस छोटी फूटी खटारा में, जाओ और कोशिश करना यहाँ दोबारा मत आना। अरे देखो तो विमला अपनी दोनों ही बेटी के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, आखिर है तो दोनों इसकी ही बेटी। मालती और मधु अब दोनों ही अपने अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती हैं। मधु अपने सोने के महल को देख के, बाप रे, यहाँ तो सब कुछ ही सोने का है। ये सोने के महल को देख के लगता है बस देखती ही रहूं इस सोने के घर को। क्या हुआ मधु, क्या देख रही हो? कुछ चाहिए क्या? अच्छा सुनो, तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। मधु सोने के जीनों पर चलती हुई अपने रूम में जाती है और अपने बेड पर बैठती है, जो कि सोने का था। तभी विवेक किचन में से सोने के गिलास में पानी लेके मधु के पास जाता है। ये लो मधु, पानी पियो। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा ये सोने का महल?
तुमने आज से पहले कभी देखा भी है ऐसा महल? मधु को समझ नहीं आता, लेकिन विवेक बातों ही बातों में उसे नीचा दिखा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मधु की काली बहन मालती अपने ससुराल में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। लकड़ियों से निकल रही धुएं से मालती की आंखों में आंसू होते हैं, जिसे देखकर मालती की सास उसको दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा करते हुए कहती है, उठो बहू, तुम यहाँ से ये सब कुछ तुम रहने दो, ये काम मैं कर लेती हूँ, तुम जाकर घर में दूसरों का कर लो। अपनी सास की बात सुन के मालती अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में झाड़ू मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन मधु अपने सोने के महल से ढेर सारे बर्तन धो रही होती है, जिसे देख के मधु की सास कुंती कहती है, अरे आराम से धो ये सोने की बर्तन, तुझसे ज्यादा मुझे मेरे ये सोने के बर्तन पसंद हैं। इसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये क्या, तूने ये साधारण सा गले में क्या पहन रखा है? तू इस सोने के महल की बहू है, उस हिसाब से तेरी माँ ने तुझे कुछ दिया भी है कि नहीं? नहीं माँ जी, मेरे पास तो बस यही है और कुछ नहीं। बहू की बात सुन के कुंती अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में से सोने के बहुत सारे गहने अपनी बहू को देते हुए कहती है, ये ले पहन ले, ये सोने की चूड़ियां और ये हार, ये सब कुछ तू पहन ले, तू इस सोने के महल की बहू है। मधु सभी गहनों को एक एक करके पहन लेती है। कुछ दिन बीतते हैं। मधु के हाथों में खुजली और एलर्जी होने शुरू हो जाती है, जिससे वो अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ, इस सोने की चूड़ियों में तो मुझे खुजली हो रही है, मेरा पूरा हाथ भी लाल हो गया है। हाँ, तू कहाँ गरीब, तुझे कहाँ आदत होगी ना ये सब की। अपनी सास की बात को सुन के मधु को बहुत बुरा लगता है। कुछ समय बीतता है कि मालती मधु से मिलने उसके सोने के महल में आती है। अरे इसे कोई रोको, कैसे खुशी जा रही है? भीख चाहिए तो महल से बाहर रहना था ना। तुम्हारी काली शक्ल देख के लगता है मानो जैसे मेरे सोने के महल में काला दाग लग गया हो। सास की आवाज सुन के मधु वहां पहुंचती है। तभी वो देखती है कि महल के अंदर उसकी बहन मालती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फटी पुरानी और इस गंदी हालत में मेरे महल में घुसने की? चलो निकलो यहाँ से अभी के अभी। लेकिन बहन रुको, मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस तुमसे। मुझसे क्या? मधु बिना कुछ सुने अपनी बहन को हाथ पकड़ के अपने सोने के महल से बाहर निकाल देती है। कुछ समय बीतता है। एक दिन मधु अपनी बहन मालती की झोपड़ी में जाती है। झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। मालती मधु को देख उसको अपने टूटे फूटे झोपड़ी में लाती है। मालती मटके का पानी बहन को देती हुई कहती है, ये लो बहन, पानी पियो। ये सोने का महल जैसा तो नहीं है, पर हाँ जो भी है यही है मेरा ससुराल। नहीं मालती, ऐसे मत बोलो, जो भी है बहुत अच्छा है। बोलते बोलते ही मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी तरह मधु अपनी सास और ससुराल की सच्चाई अपनी बहन को बता देती है। मालती उसे चुप करवाती है। कुछ ही देर में मधु वहां से जाने लगती है अपने सोने के महल में। लेकिन अपनी बहन मालती से मिलके उसको इतना तो समझ आ जाता है कि सोना चांदी धन दौलत होने से ही खुशियां नहीं मिलती। अगर परिवार का प्यार और अपनापन हो तो इंसान झोपड़ी में भी खुश रह सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।